नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हर दौर के युद्ध के हथियार वक्त दर वक्त बदलते रहे हैं। इस बार के हथियारों में जहां एक तरफ परमाणु बम की चर्चा हो रही है, परमाणु हथियार न्यूक्लियर वॉर की चर्चा हो रही है पूरे दुनिया में कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें कहीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं होगा। पाकिस्तान ने जिस तरह की धमकी के साथ 10 दिन पहले भारत के साथ संबंधों में एक और नकारात्मकता फैलाई थी, आज के इस युद्ध में जो भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति है, सिर्फ भारत और पाकिस्तान की ही बात क्यों करें, दुनिया भर में आज किसी भी युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉर जो है, सूचनाओं का जिस तरह से बहाव है, वो भी एक बहुत बड़ा अस्त्र है। तो क्या दुश्मन हमारा पाकिस्तान इस वक्त गलत सूचनाओं के जरिए भी हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है? डिजिटल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। 8,000 से ज्यादा एक्स अकाउंट जो हैं वो सीज किए गए हैं। बाकायदा ट्विटर के एक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनकी तरफ से ये सूचना भी जारी की गई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहने को तो मीडिया संस्थान या मीडिया पोर्टल या मीडिया जो सोशल मीडिया हैंडल्स चलाते हैं, लेकिन वो किस तरह से सूचनाओं का दुष्प्रचार कर रहे हैं, फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से इस स्तर पर जो युद्ध किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो कितनी बड़ी सफलता किस रूप में देखा जाना चाहिए और आज के दौर में कितना प्रासंगिक, कितना रेलेवेंट है। हमारे साथ प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर न्यूज 24 जुड़े हैं, विशाल एंग्रिस, रेजिडेंट एडिटर न्यूज 24, इंद्रजीत सिंह जी, ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र, राजीव गुप्ता जी समाज शास्त्री हैं, और राजन सिंह जी आप जो हैं वो भी समाज से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशाल जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। विशाल जी, इस वक्त भारत सरकार की तरफ से ये जो अटैक है, एक तरह का डिजिटल अटैक, इसकी दुनिया भर में निश्चित रूप से इस पर नजर भी है पूरी दुनिया की, और ये एक नए तरह का हथियार भी बन गया है और बहुत बड़ा धारदार हथियार है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार की जो तैयारी है उसको लेकर सरकार की तरफ से अधिकृत स्टेटमेंट भी इस विषय में, क्योंकि बाकायदा सरकार के द्वारा नोटिस जारी करके ही ऐसे अकाउंट्स को जो है वो कैंसिल किया गया है। सरकार का पक्ष क्या है विशाल जी? देखिए, इस समय मीना, सरकार दो तरफ से लड़ रही है। एक तो ग्राउंड के ऊपर लड़ रही है और दूसरा हवा में लड़ रही है, और हवा का सीधा सीधा इंटरनेट को कहा जा सकता है। और इसकी लड़ाई पूरे शुमार के ऊपर भी है। और इस समय मैं अमृतसर में हूँ, जहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब का 500 किलोमीटर के करीब, और लगातार ही पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कहीं न कहीं लोगों में डर और दहशत फैलाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो जवान हैं, वो पूरी तरह से पाकिस्तान का मुँह तोड़ के जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे जो साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ जो पाकिस्तान के नापाक हरकतें हैं, जहाँ उनका साइबर सेल है, वो लगातार ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर सरकार ने भी पूरी ताकत इसी को लेके झोंकी हुई है। चाहे तरह-तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि एटीएम बंद हो जाएँगे या साइबर अटैक हो सकता है, तो लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह बात की जा रही है कि पाकिस्तान इस समय कंगाली की हालत में पहुँच चुका है, और पाकिस्तान में पूरा दिवालियापन आ चुका है, और इंटरनेशनल जो उसके दोस्त हैं, उनसे पैसे की माँग की जा रही है कि हमारे पास पैसा धीरे-धीरे खत्म होने लगा है, तो हमें पैसा दिया जाए। ऐसी जो भ्रांतियाँ पैदा की जा रही हैं दोनों की ओर से। और यही कारण है कि 8,000, जिस तरह से आपने भी बताया कि एलन मास्क ने भी कह दिया कि हमने जो एक्स अकाउंट है वो बंद कर दिया है। लेकिन वहीं पर इस समय चाहे वो अ, इंडिया के बड़े नेताओं के नाम हो या फिर बड़े ऑफिसर्स के नाम के ऊपर फेक अकाउंट चलाए जा रहे थे, और उनमें तरह-तरह की भ्रांतियाँ पैदा की जा रही थी। लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि उसी को चलते ही ये सरकार द्वारा एक बड़ा कदम भी उठाया गया है, और पीआईबी द्वारा लगातार ही जो
वीडियोस भी वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह से वो फेक है। चाहे वो जालंधर का अभी कल ही जिस तरह से जालंधर में अटैक करने की कोशिश की गई और उसके बाद वीडियो वायरल होना शुरू हो गया, तो उसको तुरंत ही पीआईबी के अधिकारियों ने अपनी फैक्ट देखे उसके और तुरंत बता दिया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ फेक वीडियो है। इस तरह के हजारों की तादाद में जो वीडियो हैं वो लगातार वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं पर हमारे जो जवान हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान उनकी जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के जो इरादे हैं उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में भी लगे हुए हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, जम्मू हो या फिर श्रीनगर का एरिया हो। लेकिन इसके साथ ही पंजाब में रात को भी पाकिस्तान ने कई ड्रोन या फिर कह दिया जाए कि मिसाइल गिराने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ ही हमारे जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो पूरी तरह से कारगर कहा जा सकता है और एक सुदर्शन चक्र की तरह है कि जैसे ही मिसाइलें आती हैं रात को, तो उनको तुरंत ही मार गिराया जाता है और लोगों में एक भरोसा पैदा किया जा चुका है कि हमारी फौज इस समय पूरी तरह से सक्षम है। मेरी कुछ जी। लोगों के साथ अमृतसर के बॉर्डर के ऊपर भी पड़ते हैं, तो उनके साथ बातचीत भी हुई, तो उनका कहना था कि 1971 में हमारी जो हमारे रणबांकुरे थे वो लाहौर तक चले गए थे। अमृतसर से लाहौर की दूरी ज्यादा नहीं, 40 से 50 किलोमीटर की है और वो वहां पर चले गए थे। जाने के बाद और बड़े रोचक वो बातें भी बता रहे थे कि जब हम हमारी जो फौज थी पाकिस्तान की जो सीमा को तोड़ने के बाद लाहौर के बाहर पहुंची, तो वहां पर जितने भी लोगों ने पशु रखे हुए थे, तो ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है सारे का सारा और दोनों और चाहे फसल एक ही लगती है। इस समय गेहूं की फसल लगी हुई थी, तो पाकिस्तान में भी गेहूं की फसल है और यदि जहां पर धान की फसल होती है तो पाकिस्तान में भी धान की फसल होती है। तो हमने वहां पर जाकर उनकी जो गायें थी, जहाँ भैंसें थी, सारी की सारी खोल के इंडिया ले आए थे। लेकिन यदि इस बार हमारी फौज एंटर करती है, क्योंकि उन्होंने नशीले पदार्थों की स्मगलिंग में बहुत सारा पैसा कमाया हुआ है और भारत में भी नार्को टेररिज्म का एक बड़ा सोर्स कहा जा सकता है पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को में अब लोगों के पास पैसा बहुत है, लाहौर के आसपास बड़ी-बड़ी हवेलियां बनाई हुई हैं और यदि हमारी फौज वहां पर एंटर होती है तो वहां से हम इस बार जहाँ भैंसे या गाय नहीं लेके आएंगे, हम बड़ी महंगी कारें लेके आएंगे और कारें लोगों को बताया करेंगे कि हम यहाँ पे कारें लेके आए थे, लाहौर गए थे और हमारी फौज ने लाहौर को एंटर कर लिया था। ऐसी चर्चाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में सुनाई देने लगी है और वहीं जी, पर जो जी। फौज है, फौज के साथ 5G के कंधे से दौर में लड़ाई के तौर तरीके जो बदले हैं, उसमें आपने कहा गाय भैंसों की जगह अब कारें लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये हिंदुस्तान का चरित्र है नहीं। लेकिन दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए जिस तरह का उत्साह होता है, उस उत्साह में ये सारी बातें हो रही है, ये कहना चाहिए विशाल बिल्कुल जी उत्साह हमें। उत्साह में ही बोल रहे हैं और यही कारण है जी, कि फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फौज की इस समय मदद भी की जा रही है। जी। बीएसएफ इस समय फ्रंट रनर लेकिन है। इंटरनेट के जरिए किस तरह से गलत सूचनाएं प्रचारित की जा रही है। टेंशन की इस स्थिति में जिस तरह का ये वॉर एक अलग तरह का फैलाया जा रहा है भ्रम, उसका इंद्रजीत सिंह जी, उसका कितना असर आप देखते हैं सोसाइटी पर। जिस तरह का भ्रामक जो तौर तरीका इस 5G के दौर में सूचना तंत्र के पीआईबी का हम देख रहे हैं, सुबह से शाम तक 25 ऐसे फेक न्यूज के स्क्रिप्ट्स वीडियोस आते हैं कि ये भी फेक है, ये भी फेक है, ये भी फेक है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके सरकार ने एक कार्रवाई तो ये कर दी कि इनके पोर्टल्स ही बंद कर दिए, इनके यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए, इनके एक्स अकाउंट्स बंद कर दिए। लेकिन इससे ज्यादा जनता जो देख रही है, जिन पर असर पड़ रहा है, अभी प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो कुछ हद तक तो आराम उससे मिल जाएगा।
लेकिन क्या ये प्रोडक्शन बंद हो जाएगा इस भर से कि कुछ लोगों के 8,000 कम नहीं है, बहुत बड़ा अकाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन क्या हिंदुस्तान में इस वक्त ये जो एक डिजिटल वॉर है, इससे निजात दिलाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? लोग क्या सोच रहे हैं, इंद्रजीत सिंह जी? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से बार बार एक गाइडलाइन भी आ रही है, आप इंफॉर्मेशन दें क्या नहीं दें, तो लगातार सरकार एक कोशिश कर रही है। और इसका कितना प्रभाव है ये जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सरकार को फैक्ट चेक करने की जरूरत पड़ गई है। और सरकार लगातार फैक्ट चेक कर रही है और लगातार ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये इंफॉर्मेशन सही है, ये गलत है। क्योंकि बार बार इस तरह की इंफॉर्मेशन इन ट्विटर हैंडल से चलाई जा रही थी कि हमारे 3 प्लेन गिर गए, या इसके अलावा अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन की, एक पोर्ट पर हमला हो गया, कहीं एयरबेस पर हमला हो गया। तो जो पुराने फुटेजेज मिलाकर दिए जा रहे थे ताकि लोग उस पर यकीन कर सकें। और इसमें ज्यादातर जो ये 8,000 एक्स अकाउंट हैंडल बंद किए गए हैं, उसमें ज्यादातर विदेशी मीडिया के भी हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया के काफी बड़े अकाउंट हैं, और निश्चित तौर पर इससे रोक लगेगी। और ये पाकिस्तान के द्वारा किस तरह से प्रायोजित है, ये भारत सरकार को बताने के लिए बहुत सारे प्रूफ हैं। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार उनके पास कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है वो इस तरह के इंफॉर्मेशन देने के लिए। जो मीडिया है, जैसे कि मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन देती है वो क्रेडिबल सोर्स के आधार पर देती है, लेकिन ये लोग जो इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे। और पाकिस्तान किस तरह से डिजिटल वार कर रहा था, इसके अलावा साइबर वार कर रहा था। इससे पहले भी आपने देखा कि जब पहलगाम हुआ, इसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हुई, इसके बाद करीब करीब 10 लाख साइबर अटैक इंडिया में हुए थे, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तान से हुए थे, फिलीपींस से हुए थे, इसके अलावा बांग्लादेश से हुए थे। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी हैकर्स हैं उनकी से प्लानिंग थी, उसके लिए डिजिटल जो मीडिया थी या ये एक्स हैंडल्स थे, वो काफी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। और सरकार को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि आजकल जो वार है वो दोनों 2 मोर्चों पर ज्यादातर लड़ा जाता है। एक तो सैन्य बल से लड़ा जाता है, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो अगर मिस इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे टूटता है। और तो हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, बार बार गलत खबरें फैलाई जा रही थी। सरकार ने कई सारे जो ट्विटर हैंडल्स थे उनको पहले चेतावनी दी थी। इसमें बहुत सारे ट्विटर हैंडल हैं जो अपने ही देश से चलाए जाते थे। हालांकि अभी ट्विटर ने इन हैंडल्स को बंद तो किया है, लेकिन सिर्फ इंडिया तक के लिए बंद किया है, इंडिया में सीमित बंद किया। अगर इंडिया के बाहर वो ट्विटर हैंडल देखे जा सकते हैं। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि डिजिटल जो फैलाई जा रही है उसको किस तरह से नकेल करके जाए, उसके लिए क्या कदम है? जी, राजन सिंह जी साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। राजन जी, आपने विशाल जी को भी सुना और इंद्रजीत सिंह जी को भी। जिस तरह से जितनी बड़ी संख्या में भ्रामक प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हथियार बनाया जा रहा है, उसका जो दुष्परिणाम है उसको रोकने के लिए एक प्रयास भारत सरकार की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले जितना किया जा चुका है और इसके अलावा भी अभी बहुत सारे विकल्प बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी सेना दुश्मन की तरफ से प्रायोजित भी और देश में भी जो कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी एक ताकतें हैं वो भी इस दिशा में लगातार अभी भी अगर काम करती है तो कैसे रोका जाए, राजन सिंह जी? आपका ऑडियो ऑन करिए राजन जी। मीना मैम देखिए, बहुत चीज़ों को हम लोगों ने देखा है या अभी देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई अब जो टेक्नोलॉजी युग है, तो अब सरकार जो है या फिर कोई भी देश जो है केवल बॉर्डर पे नहीं लड़ता है, वो उसको अब टेक्नोलॉजी के थ्रू भी लड़ाई की जा रही है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्ट करूँगा कि एक तो पहलू हो गया कि हम लोगों ने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए। दूसरा, हमारे पास कितने फेक फेसबुक प्रोफाइल बने हुए हैं, एक वो हो गया। आपको पता है, एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास एक वेल क्वालिफाइड आईटी टीम हो, तो आप महज़ 1500 से 2000 रुपया मात्र, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1500 से 2000 रुपए में आप एक ये न्यूज़ का पोर्टल स्टार्ट कर सकते हैं।
मतलब आप उस पे कंटेंट फीड न्यू व्हाट इज इट, यू जस्ट फील द कंटेंट और वो लाइव हो गया। आप उसमें क्या फील कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मैम आप वेल एजुकेटेड हैं, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, विशाल जी वेल एजुकेटेड है, लेकिन हमारे गांव में जो लोग हैं जिसके पास जिसको स्मार्टफोन का इंट्रोडक्शन जिसका लाइक कुछ महीने या कुछ साल पहले ऐसे हुआ है, उनको चीज़ों के बारे में नहीं पता है। अगर उनको बोला गया कि यहाँ बम गिर गया, वो क्या करते हैं, अगर आप इसको देखिए न्यूज़ रूमर कैसे फैलता है आप समझिएगा। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि जो रूमर फैलाते हैं, अगर ऑथेंटिक नहीं है तो वो पोस्टर वगैरह बना के इमेज वगैरह के थ्रू या वीडियो वगैरह के थ्रू इमेज या वीडियो बना के वो आपको पुश करेंगे। जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, जो वो बहुत हेवी होगा और उसमें एआई का इनेबल्ड वॉइस होगा, जो कि मतलब एक्चुअल वॉइस नहीं होता है, मॉड्यूलेटेड वॉइस होगा। आपको उसमें कोई मूवीज़ के जो ये है कोई पुराने मूवीज़ जैसे बॉर्डर वगैरह हो गए या फिर वैसा किसी का सीन डाल दिया, एआई एनिमेटेड का एआई का कुछ जनरेटेड वीडियो डाल दिया, वो लोगों तक गया। लोगों की गलती नहीं होती है, लोगों ने क्या किया जस्ट कि आगे अपने लोगों को अपने ग्रुप में लोगों को बताने के लिए वो फॉरवर्ड करते हैं और यहीं से आपको पता है ये देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि फिर बीएनएस का सेक्शन 163 है, जो भारतीय न्याय संहिता है, अभी जो 163 उसके अंतर्गत आपको आपके ऊपर केस भी हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा केवल ये एंगल नहीं है, सिर्फ आपको ट्विटर ब्लॉक करना एक सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा टाइम लूँगा क्योंकि लोगों को अवेयर करना इसमें बहुत ज़रूरी है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या है ना कि हमारे पास आपको जैसे आप हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वेबसाइट है, सपोज अपना वेबसाइट है news24.com, सॉरी news24online.com। अब मैं मिलता-जुलता साइट बना लूं 24newsonline.com या फिर news24.com या फिर न्यूज़ का स्पेलिंग मैं अलग कर दूं, जैसे आपको हमारा है news24online.com। मैंने सिर्फ यहीं पे किया news24 सामने वाले को वहां पे आपको पता है वेबसाइट, जो वेबसाइट होता है ना, किसी का भी वेबसाइट होता है, उसको आप एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो। लाइक मतलब उसका जो टेम्पलेट है, हम लोग उसको टेम्पलेट बोलते हैं, उसका स्किन जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं ना रेप्लिका, तो उसका रेप्लिका बहुत आसानी से बन सकता है। तो आजकल क्या करते हैं ना, जैसे लोग जो हैकर्स हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उसका एक रेप्लिका बना लेते हैं। रेप्लिका बनाएंगे, यूआरएल हमेशा अलग होगा। जितने भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको मैं यही बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप उसका यूआरएल चेक कीजिए कभी भी अगर। लेकिन कितने प्रतिशत लोग हैं राजन सिंह जी जो यूआरएल को चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई ये सही प्लेटफॉर्म से आ रही खबर है कि कोई कॉपी या कोई आर्टिफिशियल या कोई फेक बंदा है जो इस खबर को प्रमोट कर रहा है या स्पॉन्सर कर बिल्कुल रहा है। सही, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं इसका भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम था, तो उस समय जब कोई मास्क नहीं लगाता था, तो सरकार ने एक मंत्र दिया था रोको टोको, मतलब उसको रोको और टोको कि उसने मास्क नहीं लगाया। आपने अगर याद थोड़ा-सा बैक चलते, मैं आपको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या है ना कि हमारे पास जब व्हाट्सएप पे जैसे किसी ने सपोज़ आपने मुझे व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ फॉरवर्ड किया, तो 2 तरीके से आप न्यूज़ फॉरवर्ड करेंगी, या तो आप वीडियो के फॉर्म में डाउनलोड वीडियो के फॉर्म में डाउनलोड फॉरवर्ड करेंगी, जिसको मैं अपने मोबाइल में ऑफलाइन डाउनलोड कर सकता हूँ, या कोई पर्टिकुलर लिंक के माध्यम से यूआरएल आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे जिसमें वीडियो होगा। 2 तरीके से आता है। जब आप वीडियो फॉरवर्ड करेंगी, तो सबसे पहला ये वेरिफिकेशन होता है कि क्या वो वीडियो एक्चुअल है या वो वीडियो प्रतीकात्मक है, एआई जनरेटेड है, इसकी चेक कैसे करेंगे? आप ये देखिए कि क्या वो जो वीडियो है, आप जैसे आपने किसी ने क्लेम किया कि अभी जैसे हुआ था कि आपके इतने फाइटर प्लेन्स मार दिए गए, आपके इतने सैनिकों को मार दिया गया। तो इसको कैसे चेक किया जाता है कि आपने देखा कि जो हमारा जो वीडियो आया है, वो वीडियो एआई एनिमेटेड जो चेक होता है, सबसे पहले एक होता है पीआईबी फैक्ट चेक, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आप बहुत अच्छे से जानती हैं
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का है पीआईबी फैक्ट चेक। अगर आप इस पे ट्वीट करती हैं, कोई भी अगर आपके पास न्यूज़ ऐसा है, ये नो डाउट ये लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जो जागरूक नहीं, आदमी होते हैं मुश्किल तो ये है राजन सिंह जी कि आप और मैं जानते हैं एक्स अकाउंट, हम जैसे और 50,000 लाख 10 लाख 20 लाख लोग जानते हैं कि एक्स अकाउंट है, उस पर ये पोस्ट हो रहा है। लेकिन मुश्किल तो उन लोगों की है जो व्हाट्सएप पर सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक पर सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, एक्स तक तो पहुंचते हैं उनमें से कम है तुलनात्मक रूप से। लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इंक्लूडिंग एक्स, सवाल ये है कि ये बहुत बड़ी संख्या में बहाव हो रहा है। इस बड़ी संख्या को रोकने के लिए सरकार का जितना सस्पेंशन का या कैंसिलेशन का जो प्लान है वो काफी है, या इसके आगे और क्योंकि कितने लोगों को जेल डालें जब तक इस मुद्दे पर, इस मामले में कम से कम 1000 2000 5 लोगों को जेल नहीं जाएंगे, तब तक शायद समझ में ही नहीं आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो कितना बड़ा अपराध है। मैं आपको आप आई एम श्योर कि आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाए होंगी। तो एक और चीज मैं आपको श्योर करूंगा कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई भगवान की मूर्ति है, वो अचानक से बोलना शुरू कर दी, वो चलना शुरू कर दी। आपने बहुत बार देखा होगा वीडियो में। आपको पता है ये बहुत बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज आए हैं। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा चीज ये है, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, डीप फेक। फेक नहीं, डीप फेक। उसमें जो वीडियोस बनते हैं ना, उसको जानना, लाइक उसको कैप्चर करना, वो बहुत वास्ट तो नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आप उसका जैसे, हाँ ये जरूर है कि जो गांव के अनपढ़ लोग हैं उसको जागरूक कौन करेगा, हमारी जो मीडिया है, जो ये हिंदुस्तान की मीडिया, वो जागरूक करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कोई न्यूज आ रहा है, वहां पे कोई सोर्स नहीं है कि कोई अनवांटेड सोर्स से वो न्यूज आया हुआ है जो बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आजकल आप देखी होंगी एआई एंकर भी आई है, एआई बेस्ड एंकर। मतलब क्या है ना कि एआई से हम न्यूज पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिएगा वो बोल कुछ और रही है, उसका लिप कुछ और बोल रहा है, बैकग्राउंड जी आवाज जी कुछ और आ रही है। जी जी वहां पे जी फिर दूसरा क्या होगा, अजीब टाइप का बैकग्राउंड होगा, एकदम मतलब लगेगा डराने वाला बैकग्राउंड होगा। देखिए कभी भी अगर ऐसा रिपोर्ट होता है ना, जो हमारे सेंसिबल मीडिया के लोग हैं, वो ऐसी न्यूज कभी भी नहीं फैलाते हैं। आप एक नहीं, और सबसे बड़ी डेफिनेटली जिम्मेदार मीडिया ये काम नहीं करता है। ये काम वो करते हैं लोग जो या तो स्पॉन्सर्ड सेना की तरह काम जी, करती है। एक डिजिटल सेना तैयार हो रही ये है और इस ये डिजिटल ब्रिगेड होती है जिनका काम ही होता है कि लोगों, एक तरफ से लोगों को पैनिक करना, लोगों में डर फैलाना। जैसे कल की बात करें तो कल वो फैला देंगे कि यहाँ पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया, ताकि आप डर जाएं आप चीजों को। दूसरा क्या है कि हर एक घर में अब जो पहले वाला माहौल नहीं है मैम। तो मेरा एक चीज आप जानती होंगी, ठीक है, जो 50s के हैं, 40, मतलब गांव के लोगों की बात किया, उससे ऊपर उसके घर में जो उनका बहुत सारे लोगों का अपना फैमिली ग्रुप होता है। वो सबसे पहले क्या करते हैं ना, फोटो या वीडियो जो होता इसमें है ना, डालते हैं। वो फॉरवर्ड करते हाँ, हैं। तो वो जिम्मेदारी बिल्कुल। जैसे हम है, मान लीजिए कि मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे दोस्त, सपोज मैम आप हमारी फ्रेंड है, और आपके थ्रू कोई एक न्यूज आया मेरे पास, तो सबसे पहले मैं तो सेंसिबल हूं ना, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ। तो जो मैंने मास्क वाला एग्जांपल दिया, रोको टोको, वहां पे मैं सबसे पहले वही बताऊंगा कि ये फेक है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ ये चीजें क्या है। सामने वाले को, ठीक है, जिसने फॉरवर्ड किया है मेरे फैमिली में से या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में से या किसी भी ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, मैं जब ग्रुप में लिखूंगा कि प्लीज डोंट फॉरवर्ड, या फिर ये मैसेज फॉरवर्ड मत करो, ये फेक है, या ये एआई बेस्ड है, या इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो एक झटके में उसकी कड़ी वहीं कट जाएगी। दूसरा क्या है कि आपको साइबर क्राइम के साइट से जाके, आपको सर्टिन को जाके, आपको उसको वीडियो को, या फिर व्हाट्सएप का अपना भी रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। कई बार ऐसा होता है ना, अभी एक और चीज होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होगा ना, आपको अनजाने नंबर से मैसेज आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम करो और आपको 1,000 रुपया डेली मिलेगा, ऐसे सर्वे वाला, आपको अचानक से एक मैसेज आता है किसी भी एक नंबर से अनजाने। वैसे ही सेम चीज से क्या होगा ना कि आपको एक मैसेज आएगा कि ये है, अगर आपको मालूम है कि हाँ ये नंबर जो है
ये मतलब ये क्या होता है ना कि बेसिकली उनकी आपको इसका बताता हूँ एक बहुत बड़ा संसार है ये। अब आज की तारीख में एक बहुत बड़ा इसका हथियार मैं बन मैं चुका है। मैं वही बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है, इसको रोकना बहुत सिंपल है। हम लोग उसको बल्क एसएमएस बोलते हैं, बल्क एसएमएस। आपको मैं वर्ड यूज करता हूँ बल्क एसएमएस। आपने देखा होगा जैसे आपकी सैलरी आती है या सर आप जहाँ रहते हो वहां पे भूकंप आती है, तो अगर आपको गवर्नमेंट से सैलरी आती है तो आपको एसएमएस आता होगा। तो आपके जी, ऑर्गेनाइजेशन में जी। जितने लोग काम करते हैं एट द सेम टाइम उनको मैसेज जाता है। आपको क्या लगता है हुँ। कि वो लोग बैठ के जो अकाउंट्स वाले हैं वो थोड़ी नहीं, बैठ के मैसेज भेजते हैं? डेफ़िनेटली सॉफ्टवेयर्स तो का इस्तेमाल जिस हाँ, तरह से मैं हो मैं रहा है, मैं अब यहीं लेकिन पे आता हूँ, जितना उसका मैं यहीं पे आता हूँ। पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है, उतना हाँ। ही नेगेटिव इस्तेमाल भी हो रहा है और ज़रूरत अब इस इसको वक़्त कैसे और ये रोकना है हर मैं चीज़ बता रहा हूँ। ये बहुत हुँ, ईज़ी है। अब जैसे वैसे व्हाट्सएप होता है ना, वैसे बल्क व्हाट्सएप होता है। आजकल नया फीचर आया है बल्क व्हाट्सएप, मतलब आप बल्क में व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो। तो ये प्रोपेगेंडा होता है कि वो मैसेज एक नंबर होता है, वो किसी से एसोसिएटेड नहीं होता है। वो जो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उनसे परचेज़ किया जाता है, पर मैसेज वो कॉस्ट देते हैं। मान लीजिए कि हम 5 आदमी हैं, अगर हम पाँचों आदमी के पास मैसेज आया कोई, वहाँ पे व्हाट्सएप पे एक रिपोर्ट का फीचर होता है, आपने देखा होगा। अब रिपोर्ट का जी, फीचर होता जी। है, अगर 5 आदमी ने अगर रिपोर्ट किया, नहीं, ये तो नौबत जहाँ तो पे जो तब ऑर्गनाइ आएगी ना राजन सिंह जी, ये नौबत तो तब आएगी जब व्हाट्सएप चेक करने वाला, देखने वाला उस वीडियो को समझेगा, उसकी ग्रेविटी समझेगा। अगर उसको उसमें आनंद आ रहा है कि अरे देखिए भैया भारतीय सेना ने क्या कर दिया, पाकिस्तान में अरे पाकिस्तान ने हमारे जैसलमेर के लोगों के साथ क्या बड़ा कर दिया। तो ये जो साइकोलॉजिकल गेम है दरअसल ये विशाल जी, ये साइकोलॉजिकल इस युद्ध में इस वक़्त भारत के सामने जितनी चुनौती पाकिस्तान से है, उतनी ही चुनौती साइकोलॉजिकल डिजिटल गेम की भी है, जो चैलेंज बन चुका है। ऑडियो ऑन करिए प्लीज़। मीना ये जो गेम है ना ये सर चढ़कर बोलती है। ऐसा ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी हुआ है। कल या परसों उनकी विदेश में किसी चैनल के साथ इंटरव्यू चल रही थी। तो एंकर ने उनसे पूछा कि आप बार-बार बोल रहे हो कि हमने इंडिया के प्लेन गिरा दिए हैं, लेकिन आपके पास सबूत क्या है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास सबूत है, हम दिखाएँगे या जल्दी ही दिखाएँगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता लगा है कि ये प्लेन गिर चुके हैं। तो अब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये बोल रहा है कि भारतीय जो जहाज थे वो गिराए गए हैं, किसने गिराए, कैसे गिरे, ये नहीं वो बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए उनको पता लगा है। और इसी को लेके वहाँ की जो असेंबली है उसमें विवाद भी हुआ कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जो इस समय युद्ध का सामना कर रहे हैं भारत के साथ, वो इतने कारगर हैं कि उनको सोशल मीडिया के जरिए ही पता लगता है कि भारतीय प्लेन कहाँ-कहाँ पर गिरा दिए गए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि जो अभी जो गेम चल रही है वो सोशल मीडिया के जरिए सर चढ़कर बोल रही है। ये एक डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ और जो आम लोग हैं, आम लोगों का आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस तरह से मैसेज वायरल हो रहे हैं। अभी राजन ने बताया कि सबसे पहले फैमिली ग्रुप में अभी कुछ देर पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी रिश्तेदार ने एक ग्रुप में जो पहले मैंने बताया था कि एटीएम हैक हो सकते हैं, आप एटीएम से जल्दी पैसे निकलवा के अपने पास रखिए। तो मैंने कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने ये नहीं कहा कि एटीएम हैक हो जाएँगे या कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे का सारा दुष्प्रचार किया जा रहा है जो पाकिस्तानी साइबर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो लगातार ही व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैसेज हैं वो वायरल कर रहे हैं। आप ऐसा ना जी, कीजिए, किसी को ये फॉरवर्ड ना कीजिए, ना ही अपने दोस्तों को बोलिए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसे भ्रामक प्रचार से बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए और यदि कोई बात है तो अथॉरिटीज़ के साथ जहाँ आपका जो कंसर्न्ड लोकल लीडर है, म्युनिसिपल जो काउंसलर है
जहाँ सरपंच है गांव का, जहाँ पंच है, आप उनसे बात कर सकती हैं। वो आगे अथॉरिटीज के साथ बातचीत करके आपको बता देगा कि ऐसी बात हो रही है या नहीं हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इंद्रजीत सिंह मीना जी मैम, मैं सवाल यहाँ यही पे है एक लाइन वापिस। और ऐड करूंगा विशाल सर के इस लाइन में। सबसे बड़ा चीज है ना कि जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो जब भी आपका ऐड, जैसे न्यूज़ 24 ने अपना ऐड चलाया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके माध्यम से और चैनलों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी आजकल कोई कॉल करता है तो उसको बताया जाता है कि भाई आपको कोई कॉल आता है, झूठा कॉल आता है कि आप अरेस्ट हो गए हैं, तो आप विश्वास ना करें, ऐसे करके सरकार अवेयर करती है। तो वैसे ही सरकार को ऐसा ही कॉलर ट्यून या फिर मीडिया को जब एड बुलेटिन आए तो वहां पे ये चीज को दिखाना चाहिए कि भाई कोई भी अभी युद्ध चल रहा है, अभी कोई भी न्यूज को बिना सोचे समझे किसी को भेजे ना और पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक होना उनका सबसे बड़ा हथियार होगा, हमारा पैनिक होना उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। इसके साथ ही हमारे अगर घर के कोई ग्रुप है ना, अगर जैसे सरकार के, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ये बहुत मुश्किल है लोगों को जानना कि कैसे वो लोग रिपोर्ट करेंगे, तो हर एक फैमिली ग्रुप में एक आदमी जो, दो आदमी जो सेंसिबल है, जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड है, जैसे मान लीजिए कि हम जुड़े हुए हैं पीआईबी से या फिर एमईए से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, तो क्या होगा ना कि आपका जो उनके ट्विटर पे चाहे जो पोस्टर्स वगैरह बनते हैं कैसे फेक न्यूज से बचें, तो इसको डाउनलोड करके हम ऐसे ग्रुप में भेजें। ये तो कर सकते हैं, ठीक है, हमको रिपोर्ट करने नहीं आता है, जो जी, हम लोग, क्या जी, होगा कि वो उनके जी। दिमाग में तो बैठेगी। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी देश के नागरिकों की इस वक़्त बन गई है। इंद्रजीत बिल्कुल। सिंह जी, सवाल ये है कि जितना जितना इस वक़्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, उसके बीच में ये डिजिटल जो युद्ध है, ये कितना आपको लग रहा है कि असरदार, कितना ये नुकसान पहुँचाने वाला साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का युग है। हर कोई सूचना देना भी चाहता है, हर कोई सूचना लेना भी चाहता है। अब देखिए कि जैसे ही किसी के पास कोई जानकारी आती है, वो तुरंत पर पोस्ट करता है आज के युग में, या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करता है, या अपने किसी दोस्त को फॉरवर्ड करता है। तो ऐसे युग में जब सूचना की क्रांति है, हर कोई कुछ न कुछ जानना चाहता है, बताना चाहता है। ऐसे में अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन जाती है, तो निश्चित तौर पर समाज में उसका गलत असर पड़ेगा। लोगों को ये लगेगा कि कहीं न कहीं हमारे जो फाइटर प्लेन है, या हमारे जो लोग हैं, उनको खतरा तो नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन से कहीं भगदड़ मच सकती है, लोगों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा है, और इससे निपटने के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाया है, लेकिन और भी कदम उठाने की जरूरत है। अभी तो ये जो 8,000 एक्स हैंडल्स हैं, ये सब सारे बड़े हैंडल्स हैं। हालांकि ट्विटर का कहना है कि कोई ठोस सबूत नहीं दिया था सरकार ने, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार का ये कहना है कि ये लोग देश विरोधी अपने देश के प्रति इंफॉर्मेशन है मैं वो उस तरह थे, जैसे प्लेन गिराया जी, गया हो, जैसा जी। हमारी रिपोर्ट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया हैंडल से या एक्स हैंडल से की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी चिंता की बात है, और निश्चित तौर पर ये साइबर युग है, जैसा कि हमारे साइबर एक्सपर्ट भी बता रहे थे। लेकिन इतना आसान नहीं होता है किसी भी यूआरएल को पहचानना, क्योंकि जिसकी जरूरत होती है वो अपने जरूरत के समय बहुत कम देखता। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा हुआ है कि रेलवे की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों की भर्तियां कर ली गई, पैसे उनसे ले लिए गए। जब वो ज्वाइनिंग के लिए गए तब उनको पता चला कि पूरा सिस्टम ही था। तो इस तरह की चीजें लोगों को जागरूक करने में काफी वक्त लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया का जो क्रेज है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गया है। हर जी, कोई कुछ न जी, कुछ जी। डिजिटलाइज़ेशन के मैं जितने मैं कैंपेन्स मैं इस पिछले मीना दशकों मैम, में मैं इसमें चले, एक लाइन और
मैम इसमें एक लाइन और बोलूंगा, जैसे बिहार में क्या है, हमारे यहाँ एक बिहार पुलिस के द्वारा एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, साइबर सेनानी का ग्रुप चलाया जाता है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज ग्रुप बना हुआ है। उसमें अगर कोई ऐसा फेक इंफॉर्मेशन जिसमें पुलिस ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, उस जगह के जो अच्छे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कोई भी रूमर्स आते हैं तो उसमें खंडन किया था, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि आपने जो बोला, तो मैंने उस समय से सोच रहा था कि आपने बोला ये बहुत मुश्किल है, तो उसको सिंप्लीफाई एक लेवल पे किया जा सकता है। हमारे यहाँ से या हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में आसपास में 90% लड़के या तो स्कूल में पढ़ते हैं तो कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जो भी स्कूल या कॉलेज में जो लड़के जाते हैं, वहां पे उसी लेवल पे जो प्रोफेसर्स हैं, दे मस्ट गाइड देम, या फिर वहां पे उनको ये बताना, मतलब एट द टाइम ऑफ द क्लास, कि भाई ये अगर ऐसा होता है तो जस्ट वेट, उसको चेक करो, या फिर उनको थोड़ा सा काउंसलिंग कैसे किया जा सकता है वो वहां पे बताएंगे, तो वो वहां से जो सीख के आएंगे वो अपने घर पे डिलीवर करेंगे। राजन जी, इसका मतलब तो साफ है ना, सिलेबस का हिस्सा बनाना पड़ेगा। डिजिटल दौर में जहां इतनी डिजिटलाइजेशन की बातें हैं, जहां डिजिटल क्लासरूम है, डिजिटल क्लास बोर्ड है, डिजिटल फोन पर, मोबाइल पर क्लासेस हो रही हैं, सारे जो आपके जितने भी इंफॉर्मेशन क्लास के, स्कूल के हैं, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अब आपको सिलेबस में कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा कि आपको क्या मैम चीजें देखना तो है, डिजिटल क्या हो रही है ना, मैम चीजें तो डिजिटल हो रही हैं ऑलरेडी। आपने देखा होगा जब मैं और आप पढ़ते थे, उस समय क्लासेस में, स्कूल्स में कोडिंग नहीं सिखाई जाती थी। आपने याद होगा, अगर हमारे और आपके टाइम में क्लास में कोडिंग नहीं लेकिन सिखाई जाती थी। आज की तारीख में आजकल हालात, 7th और भारत और 8th के पाकिस्तान क्लास की युद्ध में स्तर की, बच्चों को HTML और .NET और जावा सिखाना, बेसिक ही सही, उनको बताना शुरू, तो ये चीजें शुरू हो गई हैं। यहाँ पे दो जी चीजें, एक तो टेक्नोलॉजी है और एक ये, तो दोनों, ये तो सेंसिबिलिटी की बात है कि हम क्या लोगों को कितना डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त भारत थैंक के यू। सामने जो चुनौती है, सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान के साथ किस तरह से मुकाबला करना है, उसके साथ साथ एक चुनौती ये भी है कि डिजिटल जो वॉर चल रहा है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का, वो भी फेक इंफॉर्मेशन का, उससे कैसे सरकार और सरकार का पूरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिलकर एक और युद्ध लड़े हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोगों से, और पाकिस्तान और दुनिया में प्रायोजित जो इस तरह के कैंपेन्स चलते हैं, इस तरह के प्रोपेगेंडा चलते हैं, और निश्चित रूप से पॉलिसी के स्तर पर भी, कानून के स्तर पर भी, संहिता के स्तर पर भी, आईपीसी के स्तर पर भी अब इसमें बहुत कुछ किए जाने की जरूरत का समय आ गया है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।